जय हिंद। मिशन जेआरएफ हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग निबंध दिल्ली दरबार दर्पण देखेंगे। दिल्ली दरबार दर्पण, इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में विस्तार पूर्वक हमने नाटक में आपको पढ़ाया है, एक बार वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। उनके हर एक रचना संसार, उनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं सभी को हमने वहाँ एक जगह रख दिया है। जब भी दिल्ली दरबार दर्पण की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ। तो इस निबंध का प्रकाशन 1885 में हुआ था। इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष इसका 1885 में हुआ है। और इनके विषय से संबंधित कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक साहित्यिक निबंध है। यह कैसा निबंध है? एक साहित्यिक निबंध है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, एक साहित्यिक निबंध है। ठीक है, यह कैसा निबंध है? साहित्यिक। और इसमें दिल्ली दरबार दर्पण जो है वो कुल दिल्ली दरबार दर्पण कुल 3 बार दरबार लगा था दिल्ली में। तो पहली बार जो दरबार लगा था मैं आपको बताता हूँ, 1857 के युद्ध के बाद महारानी विक्टोरिया यहाँ की महारानी घोषित की गई थी और उन्होंने क्राउन से लेकर के अपना शासन, सरकार का शासन स्थापित की थी, जिसके कारण यहाँ की व्यवस्था का बागडोर किनके हाथ में चला गया था? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया रानी बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसे राजकीय सम्मान रानी बनाने के लिए जो आयोजन किया जाता उसी में सबसे पहला दरबार दर्पण लगा था। तो पहला जो दरबार दर्पण लगा था 1 जनवरी 1887 को। एक चीज इसको नोट करते चलिएगा, कब लगा था पहला दरबार? कब लगा था? 1 जनवरी 1887। 1 जनवरी 1887, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा, इसमें जो वायसराय लॉर्ड लिंटन के समय हुआ था, उसमें वायसराय कौन था? उसमें वायसराय लॉर्ड लिल्टन, याद रखिएगा इसको, लॉर्ड लिंटन थे उस टाइम यहाँ के वायसराय। जब दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण लगा तो वह 1903 में लगा था। कब लगा था दूसरा? 1903 में लगा था, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन 5 में हुआ था कर्जन ने करवाया था, उसमें 2 साल पहले यानी 1903 में दूसरा दिल्ली दिल्ली दरबार लगा था। और तीसरा जो लगा था 1911 में लगा था। 1911 में एक देखते होंगे कि 6 साल के बाद लगा, और यहाँ फिर कितने लग रहा है? 8 साल का, 6 और 8 साल का अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों इतने साल के बाद दिल्ली दरबार दर्पण लगा था। और यह जो 1911 में लगा था उसमें हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे वायसराय? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और यह जो दिल्ली दरबार दर्पण है, यह दिल्ली दरबार का जो वर्णन किया गया वह कब का? 1 जनवरी 1827 को लेकर के इसमें वर्णन किया गया है। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा होता है। कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को संपूर्ण भारत का सम्मान पूर्वक भारत की महारानी घोषित किया जाएगा। भारत सरकार ब्रिटिश जो भी औपचारिकता लगता उसकी तैयारी करता, उसी समय आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि लगभग इसमें 52-53 राजा लगभग आए हुए थे और सभी को अपने हैसियत के हिसाब से, सभी को अपने पावर के हिसाब से तगमा, सोने का बैच, सब कुछ ये सब दिया जा रहा था, या कुछ पैसे। ठीक है, अब हम लोग कहानी की ओर, निबंध की ओर बढ़ेंगे। निबंध पढ़ेंगे तो उसमें से जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगे, 63 राजा आए हुए थे, ध्यान से उतरा हुआ था, लगभग 63 राजा आए हुए थे। और कहा ऐसा, यह दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था वह 1 जनवरी को बड़े मैदान में नगर से 5 मील दूर में हुआ था। ठीक है, कहाँ से? 5 मील दूर में हुआ था। यह सब चीजें आपको निबंध में देखने को मिलेगा। अब निबंध के विषय में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें कर लिए, अब हम लोग चलते हैं निबंध की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक एक बिंदु को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं।
क्या कहा जाता कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है। टोटल कितने राजा आए थे? 63 आए थे, और कह रहे सभी का हालचाल अलग अलग से लिखना उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके साथ ही वही मामूली बातें हुई। क्या कह रहे हैं? सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक रेशमी झंडा, क्या क्या दिया गया था? एक रेशमी झंडा, सोने का तगमा मिला। मैंने बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को क्या मिला? रेशमी झंडा और सोने का तगमा। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक मुकुट बना था। एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो झंडे लटकता था स्पष्ट रीति उनके शस्त्र आदि चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय हर एक राजा से ये वाक्य कहे। देखिएगा, जब किसी को कोई सम्मान दिया जाता है, या फिर आप नॉर्मल सी बात समझिए, जब आपको भारत सरकार के द्वारा किसी सम्मान के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो भारत सरकार का कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे हमारे यहाँ अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ हो गया, या फिर शेर वाला जो रहता है, या चक्र रहता है, तो ये सब चीज़ें आप देखने को मिलेंगे। वो सरकार की मोहर है। तो वही चीज़ें उस समय महारानी विक्टोरिया की जो मोहर थी वही लगा हुआ था। प्रत्येक राजा से वो क्या कहते थे, यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से सुनेंगे कि श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड और हिंदुस्तान का सम्मिलित रूप क्या है? इंग्लिस्तान के राज्य, यानी कि इंग्लिस्तान का भारत को क्या कहा उन्होंने? इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खां राजसी घराने से कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्राबब्धि और अचल देखे। श्रीमती महारानी हिंदुस्तान राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिनों पहनिए और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिनों तक रहकर इसे शुभ दिनों को याद दिलावे जो इस पर छाप है। देख रहे हैं, मतलब आप तो हमारे यहाँ गुलामी करिए ही, आप अगले पीढ़ी को भी गुलामी करने का प्रेरणा दीजिए। वही चीज यहाँ कुल मिला के लिखा गया। किसकी गुलामी? तो अंग्रेजों की गुलामी। शेष राजाओं के उनके पद के अनुसार, यानी कुछ राजाओं को तो विशेष रूप से सम्मानित किया गया, लेकिन शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने और चांदी केवल तगमे मिले। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं कि किलात खां को क्या नहीं मिला? किलात खां को झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, किलात खां को क्या मिला? एक हाथी जिस पर 4000 लागत का हौदा था, और एक जड़ऊ गहने, क्या उनको एक साथ में एक मिला? जड़ऊ गहने, घड़ी, कार चौबी, कपड़े, कमखाब के थाने वगैरह सब मिलकर 2500 चीजें, 25,000 चीजें तोहफे में मिले। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। किलात खां के लिए जो स्पेशल बात है यहाँ से यहाँ तक किया गया है, इसको आप लोग ध्यान से एक वर्ड को रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगा 10,000 रुपए की चीजें दी गई। बाकी सरदार को कितना? 10,000 की चीजें दी गई। प्रायः लोगों को इस बात को जानने की उत्साह होगा कि खां के रूप
और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा पहनते थे वही उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कह रहे हैं झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे, देखिएगा वायसराय को श्रीयुत कह के यहाँ बार बार संबोधित किया गया है। श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंच गए, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू? साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको अब जाइए। बहुत से छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी, जिसमें वे वायसराय से मिलने आए, संक्षेप में के साथ लिखने का योग्य है। कि जब राजाओं मिलने जा रहे थे वायसराय लोग से, तो वायसराय के लोग से मिल करके क्या बातें करते थे उनको संक्षेप में यहाँ लिख करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ जाए, और एक दो ऐसे थे जो एक एडिकांग का बदन छूकर इशारा करने पर भी उन्हें सलाम न किया तो एडिकांग के पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, जहां तक एडिगांग को उठो कहना पड़ता। कोई झंडा, तगमा, सलामी, खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद नहीं बोल सके। और कोई बेचारे इसमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा, आप नगर तो तीर्थगान जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इसमें दिल्ली को भी तीर्थ के ही समान पाते हैं। इसके जवाब में वे बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। यहाँ देखिएगा वायसराय को क्या कह के एक और संबोधित किया गया, श्रीयुत के बाद खुदा कह के भी संबोधित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजों में बातचीत सुनकर ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाक से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते थे, पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गंधी आदि ईश्वर जानने के विद्याओं को पंडित बखान बना। नवाब साहिब ने कहा कि हमने इस रईसों की तरह आपकी उम्र खेल कूद की नहीं गवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या का उपार्जन में चित्त लगाया पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवा नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति वाक्य भी कहे। देखिएगा एक चीज, यहाँ राजभक्ति की बात आई तो मैं आपको क्लियर यहाँ कर दूं कि राजभक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों देखने को मिलता है। राष्ट्रभक्ति तो वह राष्ट्र प्रेमी थे ही, लेकिन राजभक्ति क्यों था? क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने जब 1885 में वह समाग्रणी बनी, यानी कि यहाँ की महारानी बनी, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की 1875 की बात है। तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। 57 के बाद उन्होंने रानी प्रस्ताव पास किया गया कि महारानी विक्टोरिया बनेगी।
तो उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे कि ऐसे आपको अधिकार दे देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उन्हीं अधिकारों के बदौलत उन्हें बहुत प्रभावित हुए थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के वजह से इसमें आपको राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति भी देखने को मिलता है। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देना जानते, नहीं देते जितना अंग्रेजों को सम्मान आपकी चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर का वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, किसने अरबी फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है? तो किन्होंने बनाया है? तो नवाब साहिब ने बनाया। इसको याद रखिए, कई बार यह पूछे जाने की संभावनाएं बनी है और एक बार पूछा भी गया है। जिसे मैं चाहता हूं कि इसमें श्रीयुत को सुनाओ। श्रीयुत ही वायसराय को क्या श्रीयुत कह के ही बताया गया है, श्रीयुत को सुनाओ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे कविता का बड़ा अनुराग है। मैं आपसे एक भाई कवि, ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र का अंत में महारानी तंजोर, देखिएगा सत्र का अंत का अंतिम तिथि का दिया गया है 29 तारीख। 29 तारीख को सत्र के अंतिम में महारानी तंजोर वायसराय से मुलाकात करने आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी, अब मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उन पर हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे, सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा हो गई। महारानी के साथ में उन्होंने उनके पति राजा शखा राम साहेब के 2 लड़के, सिवाय उनके अनुवादक मिसेस पर्थ। उनके अनुवादक का नाम क्या था? मिसेस पर्थ था, यह याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। मिसेस पर्थ थे उनके अनुवादक। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया, अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने दिल्ली आने पर उनकी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतने भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी ने अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस पर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावी अनुवादक कहा। मिसेस पर्थ को श्रीयुत ने क्या कहा? मनभावी अनुवादक कहा। प्रश्न आपसे यहां से भी बन सकते हैं कि अनुवादक को क्या कहा गया? मनभावी अनुवादक कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वायसराय कि किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकला। श्रीयुत ने बड़े हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मैम साहब ने कहा वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। मतलब बहुत सारे लोग यस, नो, दिस, दैट, बस 4 शब्द हो गया, यही अंग्रेजी उनको आती है। तो वही हाल इनके साथ हुआ है। इस वर्णन के अंत में लिखना आवश्यक है, श्रीयुत वायसराय लोगों से इतने मनोहर रीति पर बातचीत करते थे कि जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारे सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहन के 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। तो कितने वहाँ जो यहाँ जो महोत्सव हुआ था दिल्ली दरबार जिसको लिख करके लिखा गया है, वो कब लगा था? तो 1 जनवरी 1887, 1 जनवरी 1788 को लगा था। जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था, यह कब लगा था? 1 जनवरी 1887 में ही यह लगा था। दूसरा कब लगा था? 1903 में, तीसरा 1911 में, लेकिन पहला जो 1887 में लगा था उसी को लेकर के लिखा गया है।
यह दरबार जो हिंदुस्तान इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर पर हुआ था। यानी कि नगर से यह जो दरबार लगा था वो कहा नगर से कितना मील दूर लगा था, 5 मील दूर लगा था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षष्ठ कोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुरुपहला और शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित थे। यानी सुशोभित मतलब सुसज्जित, सुशोभित मतलब सब अपने तरफ जितनी शोभाएं होती सभी शोभाओं से लैस थे। उनके बगल की एक कुर्सी में लेडी साहिबा बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चंबर लिए श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज यानी दामन बरदार, जिसमें श्रीयुत महाराज जम्बू, अत्यंत सुंदर सबसे छोटे राजकुमार, क्या कह रहे श्रीयुत जम्बू जो है उनके सबसे छोटे राजकुमार हैं, यानी कि सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। और दूसरी तरफ कर्नल बर्न का पुत्र था। एक तरफ उनका खुद का पुत्र था, दूसरी तरफ कर्नल बर्न का पुत्र था। खड़े थे उनके दाहिने बाएं पीछे मुहासिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकार राजा लोग और उनके मुहासिब मद्रास और मुंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी। एक सेकंड रुकेंगे। क्या कह रहे हैं, नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लग रहा था। लहरिये के बीच में जो सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियों पर नीले साटन से मड़ी थी और हर एक के सामने झंडे गड़े हुए थे, उन्हें वायसराय ने दिया था। और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी, जिन पर नीले साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था, जिनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहाँ बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिस पर ऊपर नीचे बैठे बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं के इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हुए। कितने तो टोटल 63 शासनाधिकारी हैं। तो इससे यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिराजपुर, यह आप एक बार देख लीजिएगा जो भी राजाएं यहाँ आए हुए हैं। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उस पर अधिक पास धनुषखंड आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। उन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी आगे कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मड़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और सुंदर सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन के हिंदुस्तान अधिकारियों को
जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह थी। 3,000 के अनुमान होंगे, यानी कि कितने लोग आए थे? लगभग 3,000 के अनुमान होंगे, यह कहा जा रहा है। किलाब के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज के अन्य देशों के संबंध में कंसल लोग, कुर्सियां श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार से लैस बंद थे। फौजों की संख्या कितनी थी? 50,000 से 15,000 से अधिक। उत्तर तरफ राजा लोग की सजीली पलटने, भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र के चित्रदार साथ शस्त्र धारण किए प्राग कंधे पर खड़ी थे। इन सब के शोभा देखने की काम रखती थी। इनके सिवाय राजा लोग के हथियारों से अपने जिन पर सुनहली अमरिया कसी थी और कारचोबी झूले पड़ी थी। तोपें की कतार, सवारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, पहरों का उड़ान और 2 लाख का अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ थी जो मैदान में डटी थी। जितने भी यहाँ डेटा दिए जा रहे हैं काउंट में, इतने हजार, इतने, उसको याद रखिएगा। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकने की संभावनाएं बनी रहती है। जिसे देखा जो जहां था वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड आव आनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकार राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड आव आनर खड़े थे। 11:45 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकर के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे दरवाजों पर ठहरे। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्र से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया परम प्रतिष्ठित पद का ग्रैंड मास्टर वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजराजश्री छत्र के तले अपने सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिंटन श्रीयुत के साथ थी। श्री लेडी लिंटन क्या थी? श्री लेडी लिंटन श्रीयुत के साथ थी, और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया था, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनका स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन अर्थात हेल्डर लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ मधुर रीति में बजाई। फौजी बाजे में ग्रैंड मार्च लगाने लगे। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे और ग्रैंड मार्च के बाद बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, का बाजा बजने लगा। प्रश्न आपसे यहां से भी पूछे जा सकते हैं। गॉड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अब शस्त्र झुका दिया। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए कि बाजे बंद हो गए। अब सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हुए थे बैठ गए, और उसके पीछे श्रीयुत मुख्य बंदी चीफ हेल्डर, मुख्य बंदी कौन है? चीफ हेल्डर को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी राजराजेश्वरी पदवी लेने के विषय में अंग्रेजों की राजज्ञा पत्र पढ़े। यह आशा होते हैं बंदीजनों ने जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई, और बाद बंद होने पर मुख्य बंदी के नीचे सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में राजज्ञा पत्र पढ़े, जिसका उल्था यह था: महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था में यह हाल पार्लियामेंट की जो भी सभा हुई है उनमें एक एक्ट पास हुआ है
जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, यूके जिसमें 3 आ जाते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड सब इसमें आ जाता है। यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीनस्थ देशों के राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और यह एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए नियम बने थे। उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों के राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगा जो श्रीमती ऐसे राजज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राजा की मुहर छपी रहे। क्या करें? जिस पर राजा की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजज्ञा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801 को रात से मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। यह डेट याद रखिएगा। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से द ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज महारानी सौधर्म रक्षणी। और इस एक्ट से भी वर्णन है कि इस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया था, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो इस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया। हमारे नाम से उनका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखे हुए बात का स्मरण नियमित किया है कि हमने अपने किए हुए राजज्ञा पत्र द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीनस्थ देश की राज संबंधी पदवी को और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसीलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को यहाँ सुगमता के साथ हो सके। सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवी और प्रशस्तियां लिखी गई, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकार दायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम उसके अधीनस्थ देशों के राज संबंधी पदवी के नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया गया है, अर्थात लैटिन भाषा ईस्ट इंडिया इंडियाई एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी, और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी इस इच्छा की प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों का जिनका वर्णन ऊपर हुआ यह नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी भी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित है और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इस प्रकार का आकार दूसरे सिक्के जो हमारे आज्ञा से सब कुछ छापे गए, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विदित न समझा जाएगा। और इस सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे जिनका वर्णन राजज्ञा पत्र में उन जगहों को नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया, और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां और प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे। और वे सिक्के को राजज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे। इस नई पदवी के बिना भी इस देश के नियम और प्रचलित धर्म समझे जाएंगे।
जब तक इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी, हमारा विंडर्स को कचहरी 28 अप्रैल को 1876 ईश्वर महारानी की चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेल्डर राजज्ञा को अंग्रेजी में पढ़ चुके, तो हेल्डर लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि राजज्ञा पत्र चीफ हेल्डर ने उसे अंग्रेजी में पढ़ा था। चीफ हेल्डर ने किस भाषा में पढ़ा था? तो उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा, और पीछे फॉरेन सेक्रेटरी में उर्दू में तर्जुमा किया। यानी सेक्रेटरी जो थे उन्होंने किस भाषा में तर्जुमा किया? तो उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। यानी तर्जुमा करना मतलब बोल के बताया। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया, और तोपे खाने से और दरबार के मैदान में मौजूद 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूक के बाड़े दागे गई, और 101 सलामियां तोपे से हो चुकी थी। तब फिर अब बाढ़ टूटी नेशनल एंथम बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने का अभिप्राय खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग थे, गवर्नर आदि अधिकारी खड़े हो गए। श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति में कई बार सलाम करके सब ठीक से बैठ गए। इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोग की छाती दूनी हो गई, यानी दोगुना छाती गर्व से हो गया। पायोनियर शरीके अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी की तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तर एड्रेस पढ़ा, उसका तर्जुमा नीचे लिखा है। सन 1885 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी विक्टोरिया की ओर से इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजाओं के श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्हें आज तक अपनी बातों को कभी नहीं तोड़ा। क्या कह रहे हैं? आज तक इन्होंने अपनी बातों को कभी नहीं तोड़ा, इसीलिए हमें अपने मुंह से फिर उन पर निश्चय करना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतारने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे, एक सेकेंड भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न से सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछली समय की उदारता और अन्य न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती की इस कृपायुक्त अभिप्राय को शब्द पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकारी में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं, और जिनमें
30 करोड़ आदमी बरसते बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राजा के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और पश्चिमी सेवक रहते आए हैं, परंतु इतने बढ़ कर कोई पुरुषार्थ नहीं जिन पर बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राजा सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसने श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति प्रश्न किया, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी थी, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेले के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, जिनका आज यहाँ वर्तमान होना और जो श्रीमती राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार का उत्तमता पर विश्वास रखते हैं और उनके राजा में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्री महारानी इस राज को जिसे उन पुरुषों ने प्राप्त किया, श्रीमती ने दृढ़ किया। एक बड़ा भारी पैतृक धन यानी पैतृक मतलब क्या होता है? पिता के द्वारा, दादाओं के द्वारा जो पारंपरिक खानदानी चलते आ रहा पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और उसे वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और इस पर अधिकार रखने अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती को यह राजसी अभिप्राय कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान अब रईसों की आज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो। श्रीमती के और उनके लाभ एक और महारानी की ओर राजभक्ति शुभ चिंतकता रखने उन पर उचित है। वे राजघराने की श्रेणियां जिनका अधिकार बल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाह से खाली न था, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज संबंधी से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होते रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपसी काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूरलंग का भारी घराना अंत की मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने के कारण यह था कि उससे पश्चिमी देश की कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोग समान रक्षा होती है, श्रीमती का हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के स्वभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपनी धर्म के नियमों और रीति को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिख पड़ते। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों का लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोग पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उन कृतज्ञता और विश्वास प्रकट करता हूँ।
आप लोग इस भारी राज की भिलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों में हैं जो पहले इन कर्मों पर नियत थे कि किसी प्रकार कष्ट न उठाया, और आप लोग बराबर ऐसे ही साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन अर्पण करके काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कृति के द्वारा सबके लिए इन्हें खुले हैं, कीर्ति के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो किसी खोज में रखता है मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पद पर जल्द से जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठित और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, और वरन जिले में उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार के अधीन है। श्रीमती की ओर से राज का संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुणग्राहकता का प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ा है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों का अत्यंत उत्तम रीति पर करते हैं, और जिन्हें जानबूझकर जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्यों को नहीं सौंपा करती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसीनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वालों, नियमों पर तन मन से चलते हों, पर और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हों जिनकी भाषा, धर्म और रीति आप लोग से भिन्न है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने का समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस प्रकार आप लोग अपने जाति की बड़ी कृति को थामे हुए हैं और अपने धर्म की दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिमी की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों ही का एक एहसान नहीं, वरन आदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तानी में रहती है उनका सरकारी नौकर नहीं, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती रखते हैं, किंतु उनके लाभों श्रीमती उन लोगों को केवल राजभक्ति की ही गुणग्राहकता नहीं करती, वे लोग और उनके उस सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को जानती है और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचार का अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। एक सेकंड, कितने पेज? दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से श्रीमती को अपने राज्य के इस उत्तम भाग की प्रजा, सरकार की सेवा या निज योग्यता के लिए गुणग्राहकता देखने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती के कृपापूर्ण केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वाले और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है, जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलवाएंगे। हे हिंदुस्तान के सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर के सिपाहियों, आप लोग ने जो भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर अफसरों पर किए, इस प्रकार के श्रीमती की सेना की युद्ध कृति को थामे रहें उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है।
श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगे को भी अवसर पर आप लोगों मिलजुल कर अपनी भारी कर्तव्य और सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी में मेल और अमन चैन बनाए रखने पर विश्वास का काम आप लोगों को सुपुर्द करती है। हे वाल्टियर सिपाही, आप लोगों को राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो विषय पर हुए हैं, यदि प्रयोजन पड़े तो सरकार के नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस देश के, देखिएगा बार बार राजभक्ति की बात आ रही है, राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है, जिनकी उन्नति इनके प्रताप के कारण है। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह के भय हो तो आप लोग उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूं। और इस बड़े अवसर पर आप लोग इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठा होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की इस पर आप लोगों को राजभक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं। और श्रीमती प्रिंस ऑफ वेल्स इस देश में आने के समय आप लोगों को दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोजक लोगों का जो शुभ संयोजक से संबंध है, उस पर विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल के अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती अनुग्रह करके वह राजसी पद ली, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी देसी प्रजा लोग, इस राज के वर्तमान दशा और उसके नियत लाभ के लिए आवश्य है कि जिनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेज अफसरों को सुपुर्द किया जाए, जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और उन्हीं के राज का संबंधी महत्व का हेतु नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश के शिल्प सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप की लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़ कर है। बहुत दिनों तक पूरब के देश में वहां बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी के लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चिंत रखिए कि आप लोग इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजी साथ भली भांति अपने काम पाने के योग्य हैं और ऐसा करना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जनता वाले लोग और महारानी के राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को भी स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों हिंदुस्तानियों के कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य के प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन इस उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों को स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान में केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिसके वे श्रीमती महारानी राजराजेश्वरी के गवर्नमेंट राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके।
और इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनके सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती के गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है, वहां गवर्नमेंट अपनी सेना का बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि संतुष्ट और एकजुट प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने में ही अपने नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर से सहायता करने के लिए इकट्ठा हो जाते। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जितने और आप आसपास के रियासतों को मिला लेने में हिंदुस्तान का राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन और निरुपद्रव्य बराबर चलने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो, जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज में नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से भी इच्छा रखती है कि राजा लोग इस बड़े राज के सीमा पर है और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं। उनसे निष्कपट भाव से मित्रता का दृढ़ रखें, परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार की बाहरी उपद्रवी की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपनी पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के समाज महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने उसे पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, और देश दशा में श्रीमती जो अपने राज का अपार बल अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति तो अपने प्रजा के स्नेह का शुभ चिंतकता के कारण इस बात को भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों में श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ अपने मित्रों का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उनके राजदूतों को इस अवसर पर श्रीमती का स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर अंग्रेजी राज में आए हैं, और इनकी प्रतिष्ठा पाहुने श्रीयुक्त गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपापूर्ण संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों के राजराजेश्वरी में ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ आज सवेरे के तार द्वारा मेरे पास पहुँचे, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अब सब राजकाज संबंध और सेना संबंधी अधिकारी रईसों, सरदारों और प्रजाओं का जो समय दिल्ली के इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं, और इस कृपा और पूर्ण स्नेह और विश्वास करते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर देखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र इन लोगों ने कैसे कुछ आदर सत्कार किया
और अपने कुल और सिंहासन की और उनके राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का एक फल होगा जो हमारे और हमारी प्रजा के बीच चले और दृढ़ होगा। और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्र और धर्म न्याय प्राप्त है, और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख और वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कृपामय वाक्यों का अनुग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य महारानी हिंदुस्तान राज्य राजेश्वरी की रक्षा करें। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना 3 बार हुर्रे